हेलो, आई एम राकेश सर। राकेश नॉलेज कॉर्नर के साथ एक नया टॉपिक क्लास 10 का नेशनलिज्म इन इंडिया का सब टॉपिक है रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। जो इन तीनों सब टॉपिक को डिस्कस करने हैं बच्चों। इससे पहले का जो आपने अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो के साथ इस वीडियो का लिंक है, कनेक्शन है। तब आपको अच्छे तरीके से वह सारे वीडियो आपको समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, हमने आप अभी का जो सब टॉपिक है जो क्लास 10 के लिए है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी का सब टॉपिक जो है जिसपे अभी हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और अच्छे तरीके से इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये सबसे जो टॉपिक है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे वह रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत मूवमेंट। जो इन तीनों जो सब टॉपिक है वह सब टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं और सारे सब टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा और क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाए आप उस तरीके से समझने के बाद आप उसे अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। जो क्वेश्चन का जो थीम है उसे आप अच्छे तरीके से समझकर लिखेंगे। अब ये सारे जो थीम को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। वह सब टॉपिक रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत मूवमेंट जो बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, जो हमें अभी इसको डिस्कशन आपके साथ करने हैं। तो बच्चे, इससे पहले का जो एक आपको वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लेंगे, क्योंकि वो भी वीडियो ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो आपको जो उसका जो मेन जो बेस है वह बेस आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं, समझा दूं कि इससे पहले का वीडियो को जो हमने थोड़ा सा आपको समझ लिया कि महात्मा गांधी 1915 में गोखले कृष्ण कुमार गोखले के कहने पे वह जो है वह भारत में महात्मा गांधी आए थे। गोखले जी के कहने पे भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे सारे भारत के चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया और उन्होंने भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से समझने के बाद उन्होंने जो उन्हें एक प्लेटफॉर्म, जो महात्मा गांधी को एक प्लेटफॉर्म मिला, जो भारत के एक छोटे से गांव जो बिहार स्टेट कहलाता है और उस स्टेट में एक चंपारण एक गांव है जहां पे किसानों को जो है खेती करने के लिए कहा जाता था, वह भी नील की खेती के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, जो प्लांटर जो इकोनॉमी जो करते थे, जो खेती करवाते थे ब्रिटिशर्स, वह किसानों पे दबाव डाल रहे थे कि आप नील की खेती करो, जिसके लिए उनको मुआवजा बहुत कम मिलता था और जिससे कि खेती की फर्टिलिटी भी जो थी, उपजाऊपन थी, वह भी ख़त्म हो जाती थी। इसीलिए किसान जो है उसे नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी जो है रामचंद्र शुक्ल के कहने पे जो है वह चंपारण आए और आने के बाद जो है उन्होंने नील की खेती के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मेन थीम था बच्चों नॉन वायलेंस, मतलब हमें अहिंसा को लेकर चलना है और ट्रुथ, सच्चाई के साथ लड़ने हैं। ये महात्मा गांधी का एक बेसिक सत्याग्रह का प्रिंसिपल था। उस प्रिंसिपल, उस थीम, उस विचार को महात्मा गांधी जो है एडप्ट किए थे और लोगों से आग्रह करते थे कि आप इसी विचार को लेकर आगे बढ़ो। महात्मा गांधी यह समझाने की आम जनता को कोशिश करते रहे। उसके बाद जब चंपारण से उन्हें
जब वहाँ जीत दिलवाई किसानों को, उसके बाद वह खेड़ा, जो गुजरात का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो किसान भी वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो वहाँ के ताल्लुकदार और ज़मींदार थे, वह ज़्यादा रेवेन्यू कर वसूलना चाहते थे, वसूलते थे, चाहे वह खेती हो या न हो, वर्षा हो या न हो, चाहे वह महामारी में पड़ जाए, आपको वहाँ के किसानों को कर देना है, रेवेन्यू, पूरे रेवेन्यू देने हैं। जबकि वहाँ किसान असहाय थे, वह रेवेन्यू न दे पा रहे थे, कर नहीं दे पा रहे थे, बहुत किसान विवश थे। महात्मा गांधी आकर उन किसानों को जो है दर्द को समझे, और दर्द को समझने के बाद वहाँ पे किसानों को जीत दिलवाई। तीसरा एक प्लेटफॉर्म था महात्मा गांधी का अहमदाबाद। वहाँ पे जो कॉटन मिल था, वहाँ के मालिक जो कॉटन वर्कर्स थे, वहाँ के वर्कर्स को वेजेस उन्होंने कम कर दिया था। उसके विरुद्ध में जो है वहाँ पे वर्कर्स जो है स्ट्राइक कर दिए थे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल वर्कर्स को जो है वह शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह का तरीका को अपनाकर वह वहाँ भी उन्होंने जीत दिलवाई। यह कहानी आप लोग जो हमारे वीडियो में जो एक विशेष रूप से विश्लेषण किया हुआ है, उस विश्लेषण के तहत जो हमने एक शॉर्ट नैरेट किया है, शॉर्ट संक्षिप्त रूप से आपको ये महात्मा गांधी के छोटी सी बातों को मैंने समझाया है। जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म महात्मा गांधी जी के लिए तैयार किया गया, एक राजनीतिज्ञ, एक पॉलिटिशियन होने के नाते आम जनता के दर्द को समझने के लिए जो है यह एक प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। फिर हम आगे देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे जो इंसिडेंट, छोटा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो घटनाएं जो घटी और इसका जो रिपरकशन, जो परिणाम उभर कर आया, तो जालियांवाला का बाग का एक बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत बुरा परिणाम था, जिसमें लोगों की जानें चली गई। जो है जो ब्रिटिशर्स ने जो है बिना मतलब के जो वायलेंस अपनाकर, नॉन वायलेंस पे मतलब उन लोगों को उग्र कर दिया, जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके कारण जो है वो उग्र हुए और जिसका परिणाम बुरा हुआ। जो आप कह सकते हैं जो इंसिडेंट हुआ, तो इनफेमस जो हुआ इंसिडेंट, जो वह बहुत बुरा था। तो हम ये समझेंगे कि हाँ, कि ये रॉलेट एक्ट से जो है जालियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट जो बोर्ड पे नहीं है, हम उसको बाद में अभी इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये जालिया रॉलेट वाला एक्ट आप जानने चाहेंगे कि यह एक्ट क्या है, इस एक्ट को क्यों लागू किया गया, क्या कारण था। इस बातों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है बच्चों, कि यह एक जो जल्दीबाजी में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसे जल्दी में उसको जो है रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी का जो प्रसिद्धि मिल रही थी, जिस तरीके से वह जन आंदोलन का एक मत जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे, उससे अंग्रेज को लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा जो है डिस्टर्बेंस ब्रिटिश के लिए वह उत्पन्न होने वाला है, और वह एक बहुत खतरनाक होने वाला है। हो सकता है कि यह जन एक मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाए, जिससे कि ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ जाए। तो इसलिए ब्रिटिश जो है पहले से एक प्लेटफॉर्म, एक जो है वह एक कानून जल्दी में महात्मा गांधी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए वह उनको लागू किया, जो रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह रॉलेट एक्ट, अब ये प्रश्न उठेगा कि ये है क्या यह आम जनता के फेवर में है या इसके विरुद्ध में है, या ब्रिटिशर्स के फेवर में है या पॉलिटिशियन जो है उसके फेवर में? नहीं, यह ब्रिटिशर्स अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए, जो महात्मा गांधी के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए, राजनीति को एक सप्रेस करने के लिए, दबा देने के लिए, ताकि फिर से वह
सर न उठा सके, वह राजनीतिक विद्रोह न कर सके, एक मूवमेंट न कर सके। इसीलिए यह एक रॉलेट एक्ट, जो ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब वह आम जनता के फेवर में नहीं होता तो आप उसे कह सकते हैं कि वह काला कानून ही उसको कहेंगे। या आपने कभी कभी देखा होगा कि वकीलों को या कई ऐसे लोगों को देखेंगे, जब सरकार कानून बनाती है, जब वह कानून के फेवर में नहीं होता तो लोग काला पट्टी लगाकर जो है, या काला पट्टी माथा में लगा के, या काला झंडा फ्लैग लेकर जो है वह विद्रोह अपना प्रदर्शन करते हैं कि आपके कानून से हम सहमत नहीं हैं। इसीलिए आप काला कानून, ब्लैक कानून के नाम से भी यह लॉ जाना गया। लेकिन यह रॉलेट एक्ट मेनली बनाया गया वह जो भारतीय जो राजनीतिक थे, जो पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता थे, राजनीतिक थे, जो मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जो प्रदर्शन करते थे, जो लोगों को जो वह आज़ादी के बारे में, महात्मा गांधी के विचार के बारे में, सत्याग्रह, नन कॉपरेशन और जो अहिंसा और जो ट्रुथ के बारे में लोगों को विचार बताए जा रहे थे, आज़ादी के बारे में बताया जा रहे थे कि आज़ादी हमें कैसे लेनी है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जो पॉलिटिकल लीडर जो आम जनता के बीच में करते थे, वह उनको दबाने के लिए, कि पॉलिटिकल प्रिजनर को जो है दबाने के लिए यह कानून बनाए गए थे कि जो भी लोग इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ब्रिटिश के विरुद्ध अगर जो एक्टिविटीज़ करेंगे तो उन्हें जो है इस कानून के तहत सरकार जो है अरेस्ट कर लेगी, उन्हें जो है कैद में डाल देगी, बिना इंटीमेशन के, बिना इंफॉर्मेशन के, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, ले जाकर सीधा 2 साल के लिए आपको जेल में डाल देंगे और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चों, इसमें आपने सिविक्स में या पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर उसे उपस्थित करनी होती है, ताकि मजिस्ट्रेट जो है वह लीगली डिसीजन ले सके कि वह न्याय और अन्याय का फैसला ले सके। ऐसा ये प्रावधान है। लेकिन इसमें यह प्रावधान को भी क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया कि नहीं, कि आपको पॉलिटिकल या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जाएगा। सीधा आप अगर डाउट के घेरे में हैं, आप राजनीतिक कोई ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकार के अगेंस्ट है, तो आपको सीधा वह बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नोटिस के आपको वह उठाएगा और सीधा कैद खाने में 2 साल के लिए आपको कैद खाने में डाल देगा। उसके बाद आपकी 2 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी। उम्मीद है अब आपको रॉलेट एक्ट का जो कानून है वह कानून क्या है, क्यों ऐसा कानून बनाया गया, यह आप अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। हमें अब ज़्यादा विश्लेषण इस पर नहीं करना है, आप लोग समझ चुके होंगे। द एक्ट अलाउ द गवर्नमेंट, एक्ट वह जो कानून बना वह इस बात का परमिशन देता है सरकार को कि आप उस राजनीतिज्ञ को गिरफ्तार करें, प्रिजनर कैदी बनाएं, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी, वह पूछे कि आप कारण क्या है, क्यों कैद किया गया है, ये नहीं पूछना, सीधा उठाइए और उसको 2 साल के लिए आप कैद खाने में डाल दीजिए। इसका 2 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी। ये आप हमारे विचार से आप इस लाइन को आप समझ चुके होंगे और विश्लेषण भी मैंने विशेष रूप से कर दिया है, आप समझ गए होंगे। अगर पूछेगा कि यह
रॉलेट एक्ट क्या है? तो आप यह प्रश्न, ये 3 लाइन का प्रश्न है, 3 लाइन का उत्तर है, आप आसानी से दे सकते हैं। यह काफ़ी है, सफिशिएंट है बच्चों। अब दूसरा कहता है कि अब ये जब कानून जब बना तो नेचुरली है कि वह पॉलिटिकल राजनीतिज्ञों में खलबली मचनी थी, और ख़ासकर जो हमारे लीडर जो महात्मा गांधी जो इमर्ज हुए थे एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में, एक अच्छे जन नेता के रूप में जो आए थे, उन्होंने यह कमांड को संभाला। जो एक अच्छे नेता के रूप में आज़ादी दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कमांड को संभाला। सारे पॉलिटिशियन को एक करके उन्होंने कमांड को अपने हाथों में लिया। और तब महात्मा गांधी जो है, तब देखिए कि भाई यह तो रॉलेट सत्याग्रह हमें स्टार्ट करना चाहिए। जब ब्रिटिशर्स ने जब कानून बना दिया, उससे तो बहुत सारे पॉलिटिशियन जेल चले जाएंगे बिना मतलब का। उन्हीं का देश, उस भारतीय का देश, यहाँ का नेता, और बिना मतलब का कोई आकर जेल में डाल दे, यह तो अन्याय है। तो महात्मा गांधी जो 6 अप्रैल 1919 को फैसला लिया कि एक लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह, पूरे राष्ट्र, पूरे भारत के लोगों को साथ लेकर जो है एक सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह बच्चों, मैंने पहले इस बात का क्लियर कर दिया, सत्याग्रह का ही अर्थ होता है नॉन वायलेंस और ट्रुथ, सच्चाई और अहिंसा का साथ लेकर हम लड़ेंगे। उन्होंने यह पहले क्लियर कर दिया था आम जनता से और अपने पॉलिटिशियन से कि नेशन वाइड, पूरे राष्ट्रव्यापी, नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी, पूरे राष्ट्र को लेकर लड़ेंगे सत्याग्रह, जिसका रॉलेट एक्ट सत्याग्रह दिया गया। रॉलेट के अगेंस्ट में जो सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे, जो अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, किसके विरुद्ध? रॉलेट एक्ट जो काला कानून है, उस काला कानून के विरुद्ध में हम एक जो है नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे, ताकि ब्रिटिशर्स को बताने के लिए कि यह कानून अन्यायपूर्ण है। यह आप जो अन्यायपूर्ण कानून को विड्रॉ करें, आप जो है नेशन वाइड जो है यह हम सत्याग्रह करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने यह स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था। तो अब यह चीज़ें जब स्पष्ट हो गई थी, तो बच्चों एक चीज़ तो है कि इससे लाजमी है कि ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वह तो थोड़ी बहुत डरेगी, और डरी भी कि इतने बड़े उन्होंने देख चुका था अपने अफ्रीका में कि मूवमेंट को किस तरीके से उन्होंने लॉन्च करके और जो है नस्लभेदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था कि आप ब्लैक को आप इक्वालिटी दें। आप उसी के देश में रह रहे हैं और उसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप गोरे चमड़ी के हैं इसलिए आप अच्छे हैं, और ये ब्लैक चमड़ी के हैं, ब्लैक काले हैं तो इसलिए बुरे हैं? नहीं, इक्वालिटी आपको देना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी, और उसी लड़ाई को एक मोटिव बनाकर सत्याग्रह को उन्होंने आजमाया था। अफ्रीका में नॉन वायलेंस और ट्रुथ को आजमाए थे महात्मा गांधी, और उसी को उन्होंने इंडिया में भी लोगों को समझाने की कोशिश की। तो आप बच्चों ये ब्लैक लॉ और सत्याग्रह को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। महात्मा गांधी ने एक जो है नेशन वाइड के रूप में जो है सत्याग्रह के अगेंस्ट में भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, बस जनता का साथ चाहिए, जन आंदोलन का साथ चाहिए। अब ये पॉइंट आप देखेंगे कि गांधी जी कॉल्ड द नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस स्टार्टिंग विद द हड़ताल। बच्चों, नॉन वायलेंस की कहानी
को हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। नॉन वायलेंस का अर्थ होता है अहिंसा। आप हिंसा न करें, मतलब किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करना है। शांति ढंग से आपको लड़ाई लड़नी है, तभी तो उसका एक है आप जो है आप उसके साथ नॉन वायलेंस के साथ लड़ेंगे, शांति ढंग से लड़ेंगे, विजय मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे बच्चों सिविल डिसओबीडियंस का दिया गया है कि सिविल डिसओबीडियंस का है कि भाई आम जनता का सहयोग, हम डिसओबीडियंस, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। एक ये विशेष टॉपिक है बच्चों, जो हमें आगे के वीडियो में हम इसको देखेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस के बारे में। लेकिन एक छोटा सा झलक जो दिया गया है कि असहयोग, कि हम सहयोग नहीं करेंगे, इसका अर्थ यही हुआ कि हम आपके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस का अर्थ ये होता है। और स्टार्टिंग शुरू करेंगे नॉन वायलेंस, और जो है सिविल डिसओबीडियंस के साथ हम हड़ताल करेंगे, शांतिपूर्ण हड़ताल, कोई मूवमेंट, कोई हथियार का प्रयोग नहीं, शांति लेकर, जुलूस लेकर निकलेंगे, हड़ताल करेंगे। उस हड़ताल में ऐसा महात्मा गांधी लोगों से आग्रह किए कि शांतिपूर्ण आप हड़ताल करें। People protested in the various cities. Workers went on the strike and shops closed and workshop shut down. बच्चों, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि लोग महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल थे, जो आइडियोलॉजी थे, उनका जो फिलॉसफी था, नॉन वायलेंस और ट्रुथ को एक्सेप्ट किया, समझा, और उन्होंने महात्मा गांधी का साथ देना बेहतर समझा। इसीलिए उन लोगों ने पूरे शहर में, मतलब जो शहर थे, बड़े बड़े जो शहर थे, उन शहरों में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उस किसके विरुद्ध? यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, कि हम उस लोग क्या है कि बड़े बड़े शहरों में काम बंद हो गए। वर्कर्स ने, वह जो काम करते थे, जो कामगार थे, जो छोटे छोटे काम करके अपने पेट को पालते थे, अपने बच्चों को, वह लोगों ने भी महात्मा गांधी को समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग ब्रिटिशर से दुखी थे। एक की बात नहीं करें, सारे एग्रीकल्चर कर ले, लैंडलॉर्ड कर ले, अब यहाँ तक कि राजे रजवाड़े, सभी लोग दुखी थे। हम किसी एक की पर्टिकुलर बात नहीं कर सकते कि हाँ कोई एक ही व्यक्ति दुखी था, ऐसा नहीं था। भारत के प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटिशर्स के कार्यकलाप, एक्टिविटीज से दुखी था। मेन मोटिव था जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण, एक आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक शोषण, सारे शोषण हो रहे थे। नेचुरली सभी व्यक्ति दुखी होंगे, और सभी व्यक्ति दुखी थे। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा हड़ताल किया, और उस हड़ताल का पूरे शहरों में वर्कर्स थे, वह स्ट्राइक पे चले गए, दुकानें बंद कर दी गई, और वर्कशॉप को, जहाँ पे काम हुआ करते थे, रेलवे वर्कशॉप था, बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप थे जहाँ पे काम हुआ करता था, वर्कर्स जो है काम करते थे, उन लोगों ने अपने शटर को क्या किया, डाउन कर दिया। मतलब कि महात्मा गांधी के फिलॉसफी, महात्मा गांधी के साथ थे, वह भी आज़ादी चाहते थे, इसीलिए महात्मा गांधी को उन लोगों ने साथ दिया। यह साफ स्पष्ट आपके जो हैं टॉपिक्स, जो NCERT में जो आपके लिखे हुए विवरण हैं, जिन्होंने बहुत एनालिसिस करके, बहुत विचार विमर्श के बाद ये सारे नेशनल मूवमेंट के एक एक स्टेप को लिखा गया है। किस तरीके, हमने आज़ादी देखी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी देखी और किताब और विश्लेषण किया, उन चीज़ों को, यह सारे विश्लेषण आपको इस बोर्ड पे बताए जा रहे हैं। ये तो आपका हुआ कि महात्मा गांधी का शहरों में आम लोगों ने बहुत साथ दिया, जो उन्होंने अपने काम तक छोड़ दिए,
दुकानें बंद कर दी। इसके बाद क्या आपको ये लगता है कि ये जो हड़ताल हो रहा है, जो इतने बड़े जो मूवमेंट हो रहा है, क्या वह ब्रिटिशर्स इसे एकदम सिर्फ दर्शक रूप में देखना चाहेंगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ब्रिटिश जो भारतीय कर रहे हैं चलो हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें? नहीं। तो वह सारी चीज़ों से महात्मा गांधी के अंडर लीडरशिप में जो यह सारे जो मूवमेंट हो रहे थे, तो लाजमी है कि ब्रिटिशर्स को तो डरना चाहिए। और ब्रिटिशर्स डर गए, तभी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। डर गए बच्चों, फियर, साफ लिखा है, ब्रिटिशर्स फियर। ब्रिटिशर्स को अब डर लगने लगा था कि महात्मा गांधी जो है वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ के साथ पता नहीं क्या कर बैठे हैं। हम लोग के पास तो बहुत बड़े बंदूक हैं, तोपे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक नॉन वायलेंस और ट्रुथ, जिसका कोई बेस ही नहीं है। न तो वो गोली चला सकता है, न कुछ कर सकता है, बस शांति ढंग से वो प्रदर्शन कर सकते हैं। यह शांति ढंग का प्रदर्शन से ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था, और वह डर जो है देखा कि कहीं ऐसा न हो कि डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाए, तोड़ फोड़ जो है शुरू हो जाए, रेलवे को नुकसान पहुंचे, टेलीग्राफ लाइन जो है, यह सारे जो है वह नेशनलिस्ट जो है, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, वह इन सारे रेलों को तोड़फाड़ न कर दे, टेलीग्राफ लाइन को तोड़फाड़ न कर दे। अब ये डर लगने लगा था, जो कि एक उनका बेस था। रेलवे से उनको सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, जो है शोषण तो हो ही रहा था, आर्थिक शोषण। जो सामान को ढोने की जो परंपरा थी, जो रेलवे से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, इंडिया से ब्रिटिश जाता था बंदरगाह तक, तो ले जाते थे सामानों को लेकर। तो देखा कि अगर ये डिस्ट्रप्शन अगर टूट जाएंगे, टेलीग्राफ है उसका माध्यम टूट जाएगा, तो फिर तो सारा डिस्कनेक्शन हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डर ब्रिटिशर्स को हुआ, और वो डरे कि कहीं ऐसा नहीं कि रेल लाइन को और टेलीग्राफ को नुकसान पहुंचे। ये बात का डर था। लेकिन अब ये डर था, ठीक है, डरे, लाजमी था डरना, क्योंकि बहुत बड़े महात्मा गांधी बहुत बड़े मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो है देखा कि भाई अगर ऐसा न हो, इसको रोका जाए, तो पहले एक तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उसे रॉलेट एक्ट का तो उसे दे ही दिया था कि भाई आपको एक बहुत बड़ा हथियार तो हमने आपको दे दिया है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, उठाओ, किसी भी नेता को उठाओ और जेल में डाल दो। समझ गए? पूछने की जरूरत नहीं कि हम क्यों जेल में डाल रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से कानून बनाए और उसको थोड़ा सा डरे, और डरने के बाद थोड़ा सा हिम्मत दिखाई। हिम्मत ही दिखाया बच्चों, ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं दिखाया, हिम्मत दिखाया। हिम्मत दिखाने के बाद लीडर्स वेयर अरेस्टेड एंड गांधी जी एज अ बैन फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली। अब देखा कि भाई चलो लीडर्स को उठाओ पुठाओ, जहाँ जैसे मिले, जिस हालत पे मिले, लीडर्स को उठाओ। पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं जो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हैं, जो उनकी बातों को नहीं सुनते, उठाओ और उसे उठाकर सीधा डंप इनटू द जेल, और जेल में डाल दो। 2 साल तक कोई सुनवाई नहीं, नो, कोई मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधा उठाओ। 2 साल तक तो शांति रहेगी, 2 साल तक तो कम से कम चुप रहेंगे, इस बीच हम अपना नया विचार करेंगे। ऐसा ब्रिटिशर्स ने प्लानिंग कर ली थी। तो लीडर को जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर दिया। गांधी जी को के ऊपर बैन लगा दिया कि भाई उन्हें मूवमेंट में कहीं दिल्ली के आसपास भी, दिल्ली में भी, दिल्ली के आसपास भी आने की जरूरत नहीं, उनको प्रतिबंधित करो। महात्मा गांधी को मूवमेंट का, उनका मूवमेंट बंद करो, नहीं तो बहुत बड़ा जो है आंदोलन होगा, जिसमें ब्रिटिशर्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सीधा महात्मा गांधी के ऊपर अटैक किए गए कि उनको नो एंट्री इन दिल्ली, जो महात्मा गांधी जहाँ हैं वहीं उनको रोक दो। ये ऐसा हुआ बच्चों। ये आपने देख लिया कि रॉलेट एक्ट
का जो परिणाम रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों लगाए गए, और उसके परिणाम में महात्मा गांधी ने लोगों से आग्रह किया था, यह आपको उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप उसे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। मैं दूसरे की कॉपी करने की कोशिश नहीं करता। सबको एक अपना अपना तरीके से बात को व्यक्त करने का अधिकार होता है। बस बच्चे, जो हम व्यक्त कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो वह मेरे लिए जीत है। मैं अपनी बातों को एक सरल भाषा में आपको समझा पा रहा हूँ, तो यह मेरे लिए, यह क्लास 10 के बच्चों के लिए यह एक जीत होगी। मुझे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, मैं अपने विचार के साथ आप लोग को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। बस यह मेरा विचार है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ एज अ गुड टीचर। बस मेरी यही कामना है। अगर आप लोगों से मुझे कुछ नहीं देना, बस आप अगर समझ पा रहे हैं तो मेरे विचार, मेरे भावनाओं को समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, यह मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है और उसी के साथ मैं जीतना चाहता हूँ। इसलिए बच्चों, मेरी बात आप समझ पा रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अब हम आगे की ओर चलें। जो आप यह देख रहे हैं कि रॉलेट एक्ट, पहले मैंने बता दिया था कि रॉलेट एक्ट का जो है विचार, जो ब्रिटिशर्स ने लाए थे, उसका कुछ कहीं ना कहीं संबंध जालियांवाला बाग इंसिडेंट से है। इंसिडेंट्स जो है, यह घटनाएं घटी, यह बहुत अशोभनीय, और यह पूरे इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को झकझोर डाला। जिस लोगों ने यह सुना कि यह ब्रिटिशर्स के कारनामे को, जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में यह घटनाएं पहुँची, लोगों को झकझोर डाला कि यह अमानवीय, ब्रिटिशर्स क्या इतने बड़े गुनाहगार हो जाएंगे और इतने बड़े अन्यायी, क्या यह समाज के या पूरे वर्ल्ड को यह दृश्य दिखा देंगे? और दिखा दिया, जिसकी बहुत सारी जो है भर्त्सनाएं हुई, क्रिटिसाइज हुआ पूरे वर्ल्ड में इस घटनाओं का। ये एक छोटी सी घटना नहीं थी, यह हमारे भारत के लिए हो सकती हो छोटी हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इस घटनाओं का जो चर्चा हो रहा था वह बहुत विस्तृत रूप से हो रहा था। ब्रिटिशर्स भी इस बात को जवाब नहीं दे पा रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया, या हमारे ऑफिसर्स ऐसा उन्होंने क्यों किया। जो नॉन वायलेंस, अहिंसा, जिन्होंने अहिंसा का रूप धारण किया था, उसके ऊपर आप फायरिंग चला रहे हो। जो उसके हाथ में हथियार नहीं, कुछ नहीं, आप बंदूक से मार रहे हो। ये बहुत बड़ी बात थी, ये छोटी सी घटनाएं नहीं थी। और बच्चों, यह सीबीएसई में आप कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स ऑफ द जालियांवाला बाग, ये आ जाता है बच्चों। ये भी अगर हम इसको छोटी सी घटना तो नहीं मानते, और सीबीएसई वाले भी इस घटना को छोटा नहीं मानते। ये आप सभी को ये बच्चों, दर्द जो पंजाब में घटा, अमृतसर के पास से घटा, यह दर्द सीबीएसई वालों के साथ साथ आम बच्चों को भी यह दर्द का एहसास दिलाना चाहते हैं। तो बच्चों, रॉलेट एक्ट का इम्पैक्ट, असर क्या हुआ, उन चीज़ों को भी हमें जानना है। जैसा कि आपने देखा, रॉलेट एक्ट में जो हुई, हड़तालें हुई, दुकानें बंद हुई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उठा लिए गए, महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा नहीं आगे जा सकते। लेकिन जालियांवाला बाग जो एक बहुत बड़ी घटना थी, वह घटना क्या थी? ऑन 10 अप्रैल, यहाँ आपने देखा कि यह 6 अप्रैल की घटना है बच्चों। महात्मा गांधी ने फैसला किया। अब यह 10 अप्रैल का है।
तो ये सारे घटनाक्रम जो हो रहे थे, जिसका असर आपको हमने बताया था कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में इसका बहुत विस्तृत परिणाम देखने को मिला। बहुत विस्तृत तरीके से जो है अन्य जगह छोटी मोटी घटनाएं हुई, लेकिन जो है नॉर्थ इंडिया में इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिला। तो उस समय 10 अप्रैल को अमृतसर के पुलिस ने जो शांति ढंग से जो प्रदर्शन किए जा रहे लोगों पे जो है उन्होंने प्रोसेशन जो उन्होंने उस पर अटैक किया। शांतिपूर्ण प्रोसेशन जा रहा था, कहीं कोई मतलब नहीं था, शांति ढंग से लोग नॉन वायलेंस तुर्त के साथ चल रहे थे। उन्होंने जो है आक्रमण, उनको उकसाने की कोशिश की गई, आम जनता को उकसाने की कोशिश की गई जबरदस्ती। जब आप भाई, मैं जब तक शांत हूँ आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई एक आदमी अगर मुझे अगर आए और बिना मतलब का थप्पड़ मार के चला जाए, तो बच्चों मेरा भी तो कुछ रिएक्शन होगा, नेचुरली है रिएक्शन होना। और वही रिएक्शन यहाँ पे हुआ, और वह रिएक्शन का शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोसेशन हो रहे थे, लोग जो है अपना जुलूस निकाले हुए थे शांति ढंग से, पुलिस चल रही थी बगल से शांतिपूर्ण। आज भी प्रोसेशन आप देखते होंगे, आप जो है अपने शहरों में अपने गांव में देखते होंगे, शांतिपूर्ण से प्रोसेशन जा रहा है, अगल बगल में पुलिस खड़ी है, कहीं कोई मतलब नहीं होता, पुलिस जा रही है और अपना जो उद्देश्य है अपना उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होती। लेकिन जब आप उसको उकसाएंगे, अगर कोई पुलिस वाला उसे अगर उकसाएगा, तो नेचुरली है वहाँ पे आम जनता जो शांति प्रिय लोग हैं, तो उसमें वह तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा, और वही गुस्सा जो है यहाँ पे इन लोगों ने उकसा दिया जन आंदोलन को। जन आंदोलन में सब एक जैसे लोग तो होते नहीं, कुछ ऐसे जो होते हैं आदमी शांत होते हैं, लेकिन समय आने पे वो बर्दाश्त नहीं करते। और ब्रिटिशर्स अपने मकसद का, जो ब्रिटिशर्स चाहता था कि हम यह इन प्रोसेशन को थोड़ा सा चिंगारी दे दें और उस चिंगारी से उस प्रोसेशन को विस्फोट कर दें, और उन्होंने विस्फोट करने का यहाँ पे काम किया। थोड़ा सा लोगों में जो है सहनशीलता की कमी थी, नॉन वायलेंस और अहिंसा को थोड़ी सी समझ नहीं थी। हमारे वहाँ पे जो नेता लीड कर रहे थे भी, उन लोगों ने भी थोड़ा सा असहनीय इन चीज़ों को रोकने की कोशिश की होती, तो शायद इतना बड़ा ये इंसिडेंट जो है नहीं घटा होता। महात्मा गांधी के फिलॉसफी को अच्छे तरीके से समझाया गया होता, तो यह घटनाएं नहीं घटी होती। तो यह घटनाएं भी घटी, जिसका कारण हुआ प्रोसेशन कॉजिंग वायलेंस। उस प्रोसेशन में वायलेंस शुरू हो गया। अब वहाँ पे अब तोड़ फोड़ की घटनाएं होनी शुरू हो गई। अब उकसा दिया तो उसका परिणाम तो भुगतने होंगे, और वह परिणाम जो है जन आंदोलन एक विस्फोटक रूप ले लिया। विस्फोटक रूप लेने से क्या हुआ, वह जो है यह अटैक जो हुआ वह बैंक्स पे अटैक हुआ। वहाँ के जो बिल्डिंग हैं, पोस्ट ऑफिस, जो आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, पोस्ट जो बहुत सारे वर्क होते हैं, और रेलवे लाइन को तोड़फाड़ शुरू की। जैसा कि ब्रिटिश को एक मुद्दा मिल गया, ब्रिटिशर्स को एक मुद्दा चाहिए था कि हम इनको उकसा दें और ताकि यह तोड़फाड़ शुरू करें, और हम अपना हथियार जो है इन पे हथियारों का बौछार और जो है मारना पीटना सप्रेस करना जो भी करना हो वह शुरू कर दें। यह ऐसा ब्रिटिशर्स सफल हो गए, जो कि यहाँ पे उसे ब्रिटिशर्स को सफल नहीं होने देना चाहिए था।
वहाँ के पुलिस को हावी नहीं होने देना चाहिए था। यह एक जो है गलत हुआ, जो अशोभनीय था, कोई बात नहीं, लेकिन ये जिसका परिणाम जो है आप अमृतसर पंजाब में है, जो आज भी पंजाब में आप अमृतसर में जाते होंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। अमृतसर में बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। वहाँ पे मुझे जाने का मौका तो नहीं मिला, मैं भविष्य में देखना चाहूँगा गोल्डन टेम्पल को और अमृतसर को और वह जगह को जहाँ पे ये घटनाएं घटी थी। तो बच्चों, इस तरीके से वहाँ का शासन, जो पंजाब का जो शासन विधि व्यवस्था थी, वह वहाँ जनरल डायर था, जो एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर, मिलिट्री का बहुत बड़ा ऑफिसर था, वह सारे कमांड उनके हाथ में पंजाब का दे दिया गया। और उन्होंने, जनरल डायर भी, कहानी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जो तो मिलिट्री के कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जो कि आप जानते हैं, पुलिस के भी कुछ ऑफिसर होते हैं जो कि उनका रुतबा क्या होता है ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है हमें। तो जनरल डायर जो एक पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज था पंजाब का, अमृतसर का, उन्होंने क्या इम्पोज मार्शल लॉ लागू किया। तो बच्चों, मार्शल लॉ की बात आपको बता दें, एक ऐसा कानून जो ऐसे एक्टिविटीज हो रहे हों जो सैनिक कानून के नाम से जाना जाता है, जिसपे सैनिकों को वह अधिकार दिया जाता है कि इस कानून को आप लागू करके आप जो है वह गतिविधि को, आप हो रहे हलचल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को आप रोक सकते हैं। एक जगह जो 10 आदमी, जो 5 आदमी, 4 आदमी जो हथियार लेकर, लाठी लेकर आप वह खड़े नहीं हो सकते। मार्शल लॉ में आपको घर के भीतर ही रहना पड़ता है, आप बाहर नहीं निकल सकते, किसी प्रकार का एक्टिविटी नहीं कर सकते। ऐसा मार्शल लॉ का एक कानून है। यह हमारे यहाँ भी कभी कभी यह लागू हो जाया करता है। जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है तो पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है तो मार्शल लॉ लगाए जाते हैं। और उसी तरह का लॉ, कानून जो है प्रतिबंध करने के लिए, जन समूह को एक जगह जमा नहीं होने देने के लिए, हथियार के साथ एक जगह वह जमा नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी तरह का विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। उन्हें लोगों को सिर्फ घर में रहना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़ता है। यह मार्शल लॉ कहता है। उम्मीद है मार्शल लॉ को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए हों, आप समझ भी गए होंगे। तो यह जो मार्शल लॉ लागू किया गया था, जिसका कमांड किसके हाथ में था? जनरल डायर के हाथ में था। जनरल डायर ने वह अमृतसर के कमांड को संभाला था। वहाँ के पंजाब के जो एक्टिविटीज हो रहे थे उसे रोकना था। तो एक जो जालियांवाला बाग जो पंजाब में है, अमृतसर में है, जो एक जगह है, वह एक प्रोटेक्टेड जगह, आप ऐसा कर सकते हैं कि बाउंड्री है, बहुत बड़ा जो है खेत है, वहाँ पे बाउंड्री दिया हुआ, उसका एक एंट्रेंस है जिससे आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, एक एंट्रेंस होता है। तो वह जालियांवाला बाग जो था, वह इंसिडेंट हैपन 13 अप्रैल को वह अमृतसर पंजाब में यह जालियांवाला बाग इंसिडेंट का घटना घटित हुआ, जिसका मुख्य जो दोषी है, जो इसका दोषी है, वह जो है आपने जनरल डायर है। बिना सोचे समझे अमानवीय कार्यकलाप को अपनाकर, अपने आप को सुपीरियर दिखाकर ब्रिटिश सरकार के बुलंद हौसले को और बुलंद करना चाहता था जनरल डायर, जो अपने कार्य को जालियांवाला बाग में वह आम जनता के ऊपर जो है बुजदिली का कारनामा को
प्रदर्शित किया। यह बुज़दिल लोग ही होते हैं जो मानव को मानवीयता के साथ न चलकर अमानवीय की कहानी को लिख डालते हैं। और उन्होंने, जनरल डायर ने अमानवीय कहानी को इतिहास के पन्नों में लिख डाला और अपने नाम को भी वह जो है इतिहास में ब्लैक काले अक्षरों में जो है जनरल डायर ने लिख डाला कि हमने बहुत बड़ी बहादुरी की है। ऐसा नहीं है, इसकी बहुत भर्त्सना पूरे वर्ल्ड में हुई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसका जवाब जो है जनरल डायर को देना पड़ा था कि क्यों आपने ऐसा घटनाएं को आपने अंजाम दिया। क्या आपने सोचा समझा नहीं? अपनी ताकत को आपने आजमा दिया? नहीं, गलत था। तो बच्चों, अब ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, इसके बारे में भी हमें आपको बताने हैं कि यह घटना क्यों घटी। तो कि सारे लोग जो मार्शल लॉ की जानकारी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं होती। वो तो गांव की बात है। गांव में भी बहुत सारे, अगर आप कह दें कि मार्शल लॉ लग गया है, चलो, तो लोग नहीं समझे कि मार्शल लॉ है क्या। मार्शल लॉ का लोग अर्थ नहीं समझते थे कि हाँ मार्शल लॉ होता क्या है। और यह गांव से में भी है, शहर में बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होता। तो आप छोड़ दिए कि मार्शल लॉ क्या है इस बात का। तो गांव से तो एक, आप अमृतसर में बैसाखी का एक पर्व होता है बच्चों। जो फसल, आप देखा होगा कि पंजाब जो है फसलों का शहर है। पंजाब में तो आप देखते हैं कि हरियाली ही हरियाली है। वहाँ खेत खलियान, वहाँ फसल बहुत अच्छे होते हैं पंजाब और हरियाणा में। और त्यौहार भी वहाँ मनाए जाते हैं। फसल की कटाई पे लोग जो है अपने उस त्यौहार, बैसाखी त्यौहार को मनाते हैं। बैसाखी त्यौहार को वह बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों, उसी तरह जो है एक बहुत बड़ा क्राउड गांव से निकलकर जो जालियांवाला बाग में उपस्थित हुआ कि चलो हम वहाँ पे बैसाखी का त्यौहार पर्व मनाएंगे, जिसमें बच्चे बूढ़े सारे उम्र के लोग जो है यह उस जगह पे जमा हुए। और बच्चों, नेचुरली है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे, या कुछ ऐसे नेशनलिस्ट एक्टिविटी भी कुछ होंगे जो कुछ डिस्कशन उस मेले में, तो मेला है, मेले में तो सभी प्रकार की कार्यकलापें होती हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज की कुछ कार्यकलापें भी डिस्कशन चल रहे होंगे। लेकिन आम जनता, जैसा कि जालियांवाला बाग में ऐसा हुआ, और जालियांवाला बाग एक बाउंड्री की, छोटा सा बाउंड्री है, मतलब जो है वह एक खुला हुआ जगह है जहाँ पे त्यौहार के, आप हर एक गाँव से में भी देखते होंगे कि एक बहुत बड़ा जगह होता है जहाँ पे हर एक समय कभी कोई त्यौहार हो गया, कुछ हो गया, जब कभी दुर्गा पूजा हो गया तो चलो एक बड़ा सा मंडप बना दिया, लोग वहाँ पे आके त्यौहार मना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं जो त्यौहार मनाए जाते हैं। एक जगह बहुत बड़ा जगह हो जाता है। तो उसी तरह एक जालियांवाला बाग था जहाँ पे लोग, गांव के लोग, जो अमृतसर के लोग थे, उन्हें मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था कि मार्शल लॉ क्या होता है। वह आए त्यौहार मनाने के लिए, सभी कैटेगरी के, सभी छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग आए। बहुत प्रेम से उन्होंने त्यौहार को मना रहे थे सब लोग। जो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लोग थे वो अपनी कुछ वार्तालापें कर रहे थे। उसी समय जो है आप ये देख रहे हैं कि a large crowd gathered for the Baisakhi fair and protest against the repressive government। नेचुरली है कि बातें, हम मेला के साथ साथ कुछ ऐसे सरकार के कारनामे जो अनफेयर, सही नहीं होते, तो वहाँ पे डिस्कशन हो जाया करती है बच्चों। ये सारे आप जानते भी हैं। आप नाई की दुकान में चले आए बाल कटवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल सारी एक्टिविटीज़ पता चल जाएगा। चाय की दुकान में चले जाए, सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपको पता चल जाएगा कि हाँ शहर में क्या क्या हो रहा है, सारी घटनाएं जानकारी आपको हो जाएंगी।
तो उसी तरह का वो मेला था। मेले में सभी लोग जमा हुए थे, गांव के लोग भी आए हुए थे और कुछ पॉलिटिकल जो है हो रहा था और कुछ डिस्कशन सरकार के कुछ ऐसे कारनामे जो सरकार कर रही थी, जो अन्याय कर रही थी, उसके भी चर्चे हो रहे थे मेले में। आउटसाइड द सिटी कहते हैं कि गांव शहर से बाहर, गांव कस्बे, मेनी विलेजर्स हुए अनअवेयर, उन्हें जानकारी नहीं थी कि मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होती तो शायद यह लोग नहीं आते। तो मार्शल लॉ के बारे में इन्हें बहुत सारे विलेजर्स को जानकारियां एकदम नहीं थी, जिसका परिणाम आप देखिए कि जनरल डायर जो जनरल था, पूरे कमांड, पंजाब का कमांड, अमृतसर का कमांड उसके पास था, वह इंटर आया उस पूरे जालियांवाला बाग का जो ब्लॉक था, जो पूरे बहुत सारा लंबा चौड़ा एरिया था, उसको ब्लॉक कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। और जो उसके बाउंड्री थे, बाउंड्री तो प्रोटेक्टेड होता है, वहाँ से आप भाग भी नहीं सकते। बाउंड्री से आप कितना ऊंची बाउंड्री को आप छप पाएंगे, नहीं छप पाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक छोटा सा ये कुआं था, ये छोटा सा कुआं था, तो वो बहुत सारे जब गोलियां चली तो लोग जो है उस जालियांवाला वाले जो जगह था उसमें लोग जो है अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए उस कुएं में कूद गए और एक के बाद सारे लोग उस कुएं में कूदते चले गए। बहुत सारे लोग तो यूं ही दबकर मर गए और बहुत सारा जनरल डायर जो है वह ब्लॉक किया, बाउंड्री को ब्लॉक किया, जिसका एंट्रेंस सिर्फ एक था, जाना भी एक और आना भी एक। एंट्रेंस बहुत पतला सा एंट्रेंस था जिसको ब्लॉक कर दिया गया और उस ब्लॉक करने के बाद जो है वहाँ पे जनरल डायर का ऑर्डर इशू हुआ, फायर, गोली चला दो। यह अमानवीय, जो मानव के ऊपर जो गोली चला, जिसका परिणाम वह क्राउड, भीड़ भाड़ पे हजारों लोग, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें ओपन फायरिंग में कौन कहाँ मरा, कैसे मरा, ये इसकी जानकारी नहीं होती। किसे गोली लगी ये पता नहीं, लेकिन जब ओपन फायर होता है तो सभी इस पर घायल होते हैं और यह सभी लोग घायल हो गए, मर भी बहुत सारे लोग मारे गए बच्चों, बहुत सारे लोग। जो यह दर्द, यह दयनीय दशा अमृतसर के लोगों को, पूरे भारत को झकझोर डाला कि यह घटना एक बहुत बड़ी घटना थी, अमानवीय घटना, एक बहुत बड़ी घटना थी। यह घटना में बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग कहें, दोषी नहीं, निर्दोष लोग मारे गए और जनरल डायर अपने आप को मोरल, नैतिक आधार पे इफेक्ट बताया कि भाई हमने जो है वह नैतिक आधार पे इस सारे काम को किया। लेकिन क्या नैतिक वह तो समझ में तो आती नहीं है। जब शुरू होता है, बड़े बड़े अफसर को तो पता ही नहीं चलता क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, नैतिक अनैतिक नहीं समझ में आ पाता। बस उन्हें मकसद होता है कि शूट, गोली चला दो। और ऐसा ही हुआ, जनरल डायर को नैतिक अनैतिक से कोई मानवता कोई नहीं था। उन्होंने अनाधुन गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसका परिणाम था बहुत सारे लोग मारे गए। और यह उसने कहा कि लोगों को हम टेरर, डर बैठाना चाहते थे। अरे गोली चलाकर तुम डर बैठाओगे, और टेरर एमंग द पीपल, लोगों में टेरर, दहशत फैलाना चाहता था। तो गोली चलाकर और ये चलाकर आप दहशत भी फैलाए जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो अमृतसर के जनरल डायर ने गोली चलाकर जो अशोभनीय को शोभनीय बनाने की कोशिश की, जो दृश्य को दृश्य परिवर्तित
जो दृश्य था वह एक ऐसा नज़ारा पेश कर दिया, एक संसार के सामने ऐसा नज़ारा पेश कर दिया कि सारे लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग हिल गए इस घटना को देखकर। ये छोटी सी घटना नहीं थी। अब भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, भारत के लोगों पे, हमारे नेताओं पे, यह तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद मैं एक आपको जो खिलाफत मूवमेंट है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चे अब आप समझ गए कि यह रॉलेट एक्ट का असर, इम्पैक्ट क्या था। जालियांवाला बाग था जिसका असर पड़ा। जो जालियांवाला घटनाएं जो घटित हुई वह सोची समझी नहीं थी। वह जानबूझकर जो है भारतीय को दबाने की कोशिश थी। उसमें फियर और टेरर फैलाना था ताकि और कोई पॉलिटिकल प्रिजनर, आम लोग ऐसा हिम्मत न कर सके, जैसा जनरल डायर ने अपने वक्तव्य में पेश किया था। जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ उसके परिणाम तो निकलने ही थे। तो आफ्टर मैथ आफ्टर जालियांवाला बाग, अब जालियांवाला बाग जो घटनाएं घटी उसका परिणाम क्या निकला। यह परिणाम जो है चारों तरफ यह बातें, जो घटनाएं जो घटित हुई वह चारों तरफ शहरों में, गांव में, यह चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। अब जिसका परिणाम क्या हुआ कि प्रोटेस्ट स्प्रेड टू मेनी इंडियन टाउन्स, और यह बातें, यह जो घटनाएं चारों तरफ जो है यह आग की तरफ चारों तरफ यह पूरे शहर, पूरे गांव, पूरे कस्बों में ये बातें फैल गई। देयर वेयर द स्ट्राइक, पुलिस क्लैशेज एंड द गवर्नमेंट बिल्डिंग अटैक, जिसका परिणाम तो होना था। और परिणाम में जब आम जनता को शांति ढंग से जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे उसको ब्रिटिशर्स ने जो है भड़का दिया, उस पर गोली फायर किया गया, उस पर आक्रमण किए गए, जिसका परिणाम यह निकला कि बहुत सारे स्ट्राइक शुरू हो गए। चारों तरफ स्ट्राइक हो गए, धरने पे लोग बैठने लगे, आंदोलन करने लगे, और जो बहुत बुरे तरीके से जो है पूरा देश अशांत हो गया। जो शांत था वह अशांत हो गया। लोग अपने घरों से निकलकर जो है उस प्रोटेस्ट में भाग लेने लगे, जिसका परिणाम पुलिस के साथ आक्रमण, पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई और सरकारी बिल्डिंग पे अटैक करना, तोड़फाड़ करना, नुकसान पहुंचाना, यह एक शुरू हो गया, जो कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। यह सब सारे उनके अगेंस्ट में सारे काम किए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, जब यह होगा तो ब्रिटिश सरकार क्या शांत बैठेगी? नहीं। तो जब आपने हथियार उठा लिए, जब आप आक्रमणकारी बन गए, ब्रिटिश तो आक्रमणकारी था, आप भी उसके साथ आक्रमणकारी बन गए, दोनों का मोटिव जब एक हो गया तो वहाँ पे आक्रमण, वहाँ पे मनमुटाव, वहाँ पे जो आप कहें झड़पें वह शुरू हो जाएंगी। पुलिस का आक्रमण लोगों पे शुरू हो जाएगा। अब परिणाम भी ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, humiliation, terror, forcing people to crowd to सलाम etc. जिसका परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार भी बौखला गई, ब्रिटिश सरकार भी गुस्से में आ गई, और जिसका परिणाम वह रिस्पॉन्ड जो बहुत बुरी तरीके से ब्रूटल, बहुत आक्रमणकारियों पे वह बुरी तरीके से उसको दबाना शुरू किया। उसके ऊपर लाठीचार्ज, गोली फायरिंग, सारे चीज शुरू हो गए। ह्यूमिलेशन जो है, मानवता के नाते जो है उसको ह्यूमिलेट किया गया,
उसको ये कहा जाता था कि आप जो है रेंग कर चलो, और जितने भी अमानवीय व्यवहार जो आम जनता के साथ कर रहे थे, वह लोग देख रहे थे, वह सारा ब्रिटिश सरकार जो है वह ह्यूमिलेशन जो है अमानवीय व्यवहार जो है आम जनता के साथ कर रही थी, और जिसमें टेरर डर, आम जनता में डर को भरने की पूरी कोशिश की गई और उसे फोर्स किया गया कि आप उन्हें रेंग कर उनके पैर को चाटो, वह उनसे माफ़ी मांगो। ऐसे कई तरह के घृणित कार्य किए गए जो ब्रिटिश सरकार जो है यह सारी चीज़ों को देख रही थी। ड्यू टू वायलेंस, अब वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि महात्मा गांधी पहले ही बता चुके थे कि बच्चों यह मूवमेंट, यह सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह होगा वह शांति ढंग से जो है, और वह जो है वायलेंस का सहारा नहीं लेना है और सच्चाई के साथ चलने हैं। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व किया, देखा कि यह जो एक घटना जो नॉन वायलेंस होना था, जो सत्य के साथ होना था, अब वह वायलेंस शुरू हो गया है, अहिंसा की जगह हिंसा शुरू हो गया। इसलिए महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और दुखी होने के बाद जो है वह मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि वह अब नहीं चाहते थे कि जालियांवाला बाग जैसा कांड फिर से दोहराया जाए। उन्होंने बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किए महात्मा गांधी का कि महात्मा गांधी ने इस बीच में यह मूवमेंट को क्यों वापस ले लिए, जबकि उन्हें वापस नहीं लेना था, इस मूवमेंट को आगे चलने देना था। लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ। महात्मा गांधी के विचारों को, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल को लोगों ने सम्मान नहीं किया, नहीं समझा, जिसका कारण वायलेंस था और महात्मा गांधी को अंततः जो है वह इस आंदोलन को वापस लेना ही था। तो बच्चों, आपने यह देख लिया कि जालियांवाला बाग के परिणाम क्या निकले और उस परिणाम में महात्मा गांधी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा था। अब यह कुछ लोगों ने इसे जस्टिफाई बताया, नहीं ये महात्मा गांधी ने सही किए कि आंदोलन को वापस लिया। कुछ लोगों ने यह इन बातों को आर्गुमेंट किया, क्रिटिसाइज किया कि महात्मा गांधी को कॉल अप नहीं करना चाहिए था, मूवमेंट को कैरी ऑन करना चाहिए था, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए था। बच्चों, यह अब आपको सोचना है कि यह महात्मा गांधी का निर्णय सही था या गलत था। अब आगे आपने तो जालियांवाला बाग पे जो हमने देख लिया कि रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग इंसिडेंट की घटनाएं का संबंध था। जो घटनाएं घटी उसका रॉलेट एक्ट से जालियांवाला बाग का डिपेंडेंसी, निर्भरता थी। अब हम खिलाफत मूवमेंट की बात करें। खिलाफत मूवमेंट का आप चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहें कि संबंध तो था ही, क्योंकि यह टॉपिक को एक साथ लिंक करना हमारे जो एनसीईआरटी के जो राइटर्स हैं उन्होंने सारे चैप्टर को अपने अपने ढंग से संबंध को जोड़ा है, लिंक किया है, कहीं ना कहीं उसका कुछ मकसद होगा। और यह आपको, अब हम खिलाफत मूवमेंट पे डिस्कशन को शुरू करते हैं बच्चों की। खिलाफत मूवमेंट क्या था, क्यों हुआ था, ये सारे डिस्कशन भी आपको ये चीज़ जानना है। तो बच्चों, आपने ये देखा होगा कि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बल्कन जो है नेशनलिज्म इन यूरोप, जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। आपने देखा था, पढ़ा होगा।
आपको मैंने अपने इस वीडियो में, नेशनलिज्म इन यूरोप के वीडियो में इन बातों को बल्कन और ऑटोमन एम्पायर के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। आप उसको रिकॉल करो, आप थोड़ा देखना, अगर याद आ रहा हो तो आप उस वीडियो को देखना, बल्कन का, ऑटोमन एम्पायर का, जो आपको मैंने डिस्क्राइब किया था उसके बारे में। आप उसे देखना, आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि बल्कन में जो ऑटोमन एम्पायर में बहुत सारे स्टेट टूटे थे, बहुत सारे राज्य जो नेशनलिस्ट हो गए थे, जो अलग अलग हो गए थे। ऑटोमन एम्पायर वही ऑटोमन एम्पायर है। उसी ऑटोमन एम्पायर की चर्चा हम आज आपके सामने करेंगे, जो आपका खिलाफत मूवमेंट से लिंक्ड है। तो बच्चों, एक चीज जो आपने देखा कि रॉलेट, आफ्टर द रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी फेल्ट द नीड फॉर अ वाइडर मूवमेंट। जिस तरीके से रॉलेट एक्ट का मूवमेंट महात्मा गांधी ने एक प्लेटफॉर्म दिया गया, लोगों के मूवमेंट को महात्मा गांधी, जनमत के विचारों को महात्मा गांधी ने समझा कि मूवमेंट को चलाने के लिए सबसे पहले उसे अपने विचारों को लोगों तक समझाना होता है कि आपकी मूवमेंट को हम किस रूप में, कैसे, किस दिशा में, और उसका दायरा क्या होगा। इन चीज़ों को आम जनता का मूवमेंट है तो आम जनता को समझाने होंगे, तभी वह मूवमेंट सक्सेस हो पाता है। जैसा कि आपने देखा कि सत्याग्रह मूवमेंट में क्या हुआ, इंसिडेंट्स, घटनाएं घट गई, जालियांवाला बाग जैसे घटनाएं घट गई। तो महात्मा गांधी अब वह चीज़ नहीं जानते थे, यह चीज़ उन्हें एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं गलती कर दी है, लोगों को वह समझने में या समझाने में कमी रही है, इसीलिए यह बातें हुई, घटनाएं जैसी घटनाएं घटी। तो महात्मा गांधी को अब एहसास हो गया था कि रॉलेट एक्ट को वह असफल तो नहीं मानते, सफल था। लोगों में जानकारियां हुई, झड़पें हुई, महात्मा गांधी के विचारों को लोगों ने समझा और पॉलिटिकल लीडर ने भी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। इसीलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि कुछ जो घटनाएं घट गई, इसीलिए मूवमेंट को रोक दिया जाए, लोगों को समझाया जाए, ताकि लोग उसको अच्छे तरीके से उस जो आगे आने वाले बड़े मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए भी उन्हें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था। उस नॉन कोऑपरेशन और सहयोग आंदोलन के लिए भी उन्हें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा सा नेशन वाइड मूवमेंट करना था, प्लेटफॉर्म तैयार करना था। उसमें लोगों को समझाना था, अपने विचारों को, महात्मा गांधी के विचार सत्य और अहिंसा को साथ लेकर लोगों को समझाना था। तो अब यह आप देख रहे हैं कि रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी को महसूस करवा दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि भाई यह अब आवश्यकता है एक बहुत बड़े मूवमेंट का, एक ऐसा सरफेस तैयार किया जाए, एक ऐसा लोगों में समझाया जाए लोगों को कि एक बड़े मूवमेंट जिससे ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव को बनाए रखना होगा, और उसी दबाव के कारण जो है सारी एक्टिविटी जो है अपने एक लिमिटेड दायरे में जो है करना होगा। यह महात्मा गांधी को एहसास हो गया था और जितने भी कांग्रेस के लीडर थे इस बात को महसूस कर रहे थे। तो उसके बाद अब ये एक बहुत अच्छा मौका आ गया, जिस महात्मा गांधी जो सोच रहे थे कि एक ऐसा अवसर उन्हें मिले जो हम एक बड़े मूवमेंट की ओर जाएं। वह मूवमेंट महात्मा गांधी के सामने एक वह पहुंचा, वह महात्मा गांधी का यूनाइट हिंदू और मुस्लिम। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े अवसर की तलाश में थे और वह अवसर था कि हिंदू और मुस्लिम को क्यों न एक प्लेटफॉर्म पे
एक जगह ले आया जाए। और जो एक तो वह प्लेटफॉर्म आया, वह मुस्लिम समुदाय से वह एक अवसर महात्मा गांधी को मिला, जो यह एक मकसद, एक जो मौका मिला, वह खिलाफत इशू कहलाया। खिलाफत इशू ये एक बहुत बड़ा इशू था बच्चों, मुस्लिम कम्युनिटी में। ये एक बहुत बड़ा जो आप यह फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित है। ऑटोमन एम्पायर आप जो बल्कन में पढ़े होंगे कि जो वहाँ पे बहुत सारे फोर्सेज, बहुत सारी जो ताकतें जो है वह आपस में टकरा रही थी, जिसका परिणाम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ बल्कन रीजन में, जो आपने देखा, जो आप पढ़े होंगे, आप उसको रिकॉल कीजिए। तो वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड था बच्चों 1914 से लेकर 1918। ये जो पीरियड था, लोग इस पीरियड में लड़े। यह तो था लंबा खिंच गया वार, लेकिन लोग चाहते थे कि यह वार जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन यह वार चला। इस वार में बच्चों आपने देखा कि यह जो एलीज और सेंट्रल पावर, दो पावर थे, दो पावर के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, जो वह 1914 से लेकर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलीज पावर थे और सेंट्रल पावर जो आप देख रहे हैं, दो पावर थे। दोनों पावर में, एक तो एलीज पावर में ब्रिटिश, फ्रांस, अमेरिका, इटली जो ग्रुप, एक उनका एक ग्रुप था, और दूसरा ग्रुप था सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में जर्मन था, ऑटोमन एम्पायर थे, और कई ऐसे उनके दोस्त उनके साथ ऑस्ट्रो हंगरियन थे, और ऐसे कंट्री थे जो आपस में लड़ रहे थे। तो जर्मन के साथ ऑटोमन एम्पायर था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है वह हार हो गई थी सेंट्रल पावर की, मतलब जर्मन की हार हो गई थी, और जर्मन के साथ ऑटोमन एम्पायर था। तो अब जो हारा हुआ देश था, तो नेचुरली है कि वह जो हारा हुआ देश था, जो उसको आप जो जीते हुए देश थे, वह हारे हुए कंट्री के साथ अमानवीय व्यवहार शुरू हो गया था, कि वार का सारा दोष जो है जर्मन ऑटोमन एम्पायर के ऊपर थोपा जा रहा था, कि आप जो है दोषी हैं, जर्मन और ऑटोमन एम्पायर। ये यहाँ तक बच्चों क्लियर है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि यह जीता हुआ पार्टी है, ये जीता हुआ एलीज ग्रुप है, जो सेंट्रल पावर के ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे। उनको दोषी माना जा रहा था कि वार का जो दोषी हैं वह आप हैं, इसके लिए आपको कंपनसेशन, आपको जो वार का खर्चा और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ये बातें जो है एलीज ग्रुप ने सेंट्रल पावर से कहा। तो अब इसमें यह देखा गया कि ऑटोमन एम्पायर का जो एक ऑटोमन एम्पायर, आप ये कह सकते हैं कि वह स्पिरिचुअल जो है, वह धार्मिक नेता, स्पिरिचुअल हेड होते थे। जो ऑटोमन एम्पायर थे, उसके जो एम्पायर थे, एम्परर थे, वह स्पिरिचुअल हेड होते थे इस्लामिक वर्ल्ड के। मतलब इस्लामिक वर्ल्ड में यह ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था, उसे अपना स्पिरिचुअल हेड मानता था, वह धार्मिक गुरु मानता था। जैसे आप समझिए क्रिश्चियन में क्या होता है, पोप होता है, हिंदू में भी धार्मिक गुरु होते हैं। तो उसी तरह सभी धार्मिक गुरु के एक अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है, स्पिरिचुअल जो धार्मिक क्षेत्र में इस्लाम को जो है वह खलीफा कहा जाता था। एम्परर को खलीफा जो है उसको अपना हेड मानते थे, स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो खलीफा था, वह
उसकी हार हो चुकी थी। अब हार हो चुकी थी तो यह रीमर फैल गया था कि गया था और जर्मनी के ऊपर भी ह्यूमिलेशन हुए थे। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कारण था, क्योंकि अमानवीय व्यवहार जर्मन के साथ किया गया था। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो रास्ता तय हुआ था। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो संधि हुई थी वह समान संधि नहीं हुई थी। संधि में भी पार्शियलिटी, उसमें जो है ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया था। जर्मन के बहुत सारे क्षेत्र को जो है छीन लिए गए थे, जिसका और वही जो है ऑटोमन एम्पायर के साथ जो है वह होने जा रहा था। अमानवीय व्यवहार, ह्यूमिलेशन होने जा रहा था, जिसका हरास ट्रीटी उसके साथ होगा। इसीलिए इस बात का रिमर इस्लामिक कंट्री में वह फैल गया था। इसीलिए मुसलमानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। और चूंकि गुस्सा क्यों था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ही भारत में कोलोनाइज था, ब्रिटिश को गुलाम बनाया हुआ था और ब्रिटिश रूल कर रहा था। और ये ब्रिटिशर्स ही मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ब्रिटिश ही था जो भारत को गुलाम बनाया हुआ था और लड़ाई भी ब्रिटिशर्स ही लड़ रहे थे। और ब्रिटिशर्स ही जो है वह इम्पोज मुस्लिम के ऊपर, इस्लामिक कंट्री के ऊपर जो है वह ह्यूमिलेशन ट्रीटी साइन करना, समझौता करना चाह रहे थे। समझौते में अमानवीय समझौता कोई भी नहीं करना चाहेगा। ऐसा र्यूमर फैल गया था जो मुस्लिम में बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश था। ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि खलीफा हेड होता है, ऑटोमन एम्पायर का हेड खलीफा कहलाता है, जो स्पिरिचुअल इस्लामिक कंट्री का हेड होता है। स्पिरिचुअल धर्म गुरु बहुत बड़ी बात होती है। तो धर्म गुरु की बातों को सारे लोग मानते हैं और मुस्लिम का धर्म गुरु खलीफा जो इस्लामिक वर्ल्ड की हेड थी, ऑटोमन एम्पायर, उनके ऊपर जो अमानवीय व्यवहार किए जा रहे थे। तो ये सारे, एक तो आपने देखा जालियांवाला बाग की जो घटनाएं हुई थी, इससे लोग, महात्मा गांधी और अन्य भारतीय दुखी थे। दूसरी तरफ आप देखें कि मुस्लिम समुदाय उस ब्रिटिशर से दुखी थे जो अमानवीय व्यवहार ट्रीटी किया जा रहा था। तो दोनों का दुश्मन, हिंदू का दुश्मन, मुस्लिम का दुश्मन, भारत का दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स, स्पष्ट दुश्मन था। तो इसीलिए जो है वह ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन मान रहे थे। अब यह मौका जो एक बड़ा सा नेशनल एक जो मूवमेंट तैयार करना था, लड़ाइयाँ लड़नी थी, यह एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हिंदू का भी दुश्मन ब्रिटिशर्स, मुस्लिम का भी दुश्मन ब्रिटिशर्स, क्यों न मिलकर आपस में लड़ा जाए, ताकि ब्रिटिशर्स को झुकाया जा सके, अपनी यूनिटी, अपनी एकता, अपनी ताकत को प्रदर्शित किया जा सके और उसे झुकाया जा सके। यह मौका महात्मा गांधी को भी मिला और इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी मिल गया। इसलिए यूनिटी यहाँ पे शुरू हो गई, एकता यहाँ पे आ गई। महात्मा गांधी ने देखा कि अब इससे बड़ा मौका तो मिल ही नहीं सकता एकता का, तो यह एकीकरण, यह एकता शुरू हो गया बच्चों। तो अब यहाँ तक तो आप बच्चे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो हमने आपको एनालिसिस किया समझ में आ गई होगी। अब इसको यह लेकर मुस्लिम लोगों ने एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की, एक कमेटी बनाई। वह कमेटी बॉम्बे मार्च 1919 को बना। जो खिलाफत कमेटी जो फॉर्म किया गया बॉम्बे में मार्च 1919 में बनाए गए, जिसके लीडर थे ये हमारे मुस्लिम लीडर भी जो थे, जो कांग्रेस के ही लीडर थे। तो उन लीडर ने
मोहम्मद अली और शौकत अली जो है वह मिलकर महात्मा गांधी से बात किए, क्यों ना एक साथ मूवमेंट शुरू किया जाए और उस मूवमेंट के साथ अपने अपने मांगों को रखकर मुस्लिम और जो है मांगों ब्रिटिश को झुकाया जाए, मुस्लिम ब्रिटिशर्स को जो है वह देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसा मकसद था। तो इसीलिए मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर महात्मा गांधी को भी एक यूनाइटेड मास मूवमेंट की जरूरत थी, जो उन्हें महात्मा गांधी को भी एक मास मूवमेंट का प्लेटफॉर्म जो नन कॉपरेशन के साथ उन्होंने इस मूवमेंट को जोड़ा, जो आप देखेंगे इसको ऐसा हुआ। जो आपने देखा कि खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में देखा और अब यह वर्कआउट शुरू हो गया। अब महात्मा गांधी, आप देखिए, एट द कलकत्ता सेशन कांग्रेस मेंबर्स September 1922 गांधी जी convinced leaders to the start non-cooperation movement supporting खिलाफत एंड स्वराज। तो अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने यह देखा कि क्यों ना इस दोनों की यूनिटी को एक यूनिट में बनाया जाए और इसका पूरे राष्ट्र को फायदा हो, जो मुस्लिम डिमांड कर रहे हैं उनकी भी इच्छाएं पूरी हो और हिंदू जो चाहते हैं उनका भी मकसद पूरा हो। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे एक खिलाफत और नन कॉपरेशन मूवमेंट को एक वाइडर मूवमेंट बनाना चाहते थे और इसलिए जो है वह कलकत्ता सेशन, कांग्रेस का सेशन, हर एक साल लगभग ये सेशन होता था। तो हर एक सेशन में ये बातें कुछ न कुछ जो कमी और अच्छाई पे डिस्कशन कांग्रेस का चलता रहता था ये बातें। तो यह कलकत्ता सेशन में इस बात को 1920 में गांधी जी जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उन्हें कन्विंस कर उन्हें मदद मिली कि वह जो है खिलाफत और जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट सपोर्टिंग खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए अपने स्वराज के मकसद को पूर्ण किया जा सके। इसमें ये बातें रखी गई कि ऐसा नहीं कि ये फिर पहले की तरह हिंसा हो जाए। इसके लिए महात्मा गांधी और जो शौकत अली और जो खिलाफत के लीडर थे, इन लोगों ने आपस में विचार किया कि यह मूवमेंट को अपने अपने तरीके से वह पूरे राष्ट्र में जाकर लोगों को नन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वह बताया जाएगा, खिलाफत के विचारों को बताया जाएगा और हिंसा न हो, अहिंसा और ट्रुथ के साथ जो है सच्चाई के साथ इस मूवमेंट को सफल बनाना है। ऐसा लोगों को, ऐसा लीडर्स ने जो है कांग्रेस के नेताओं ने जो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना शुरू किया था। ऐसा जो है कि ताकि यह एक विस्तृत रूप से यह उसको सफल बनाया जाए। तो बच्चों, यह वीडियो आपने देखा कि नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक है वह सब टॉपिक है कि वाई नन कॉपरेशन ही क्यों, नन कॉपरेशन जो एक टॉपिक जो है, जो असहयोग आंदोलन ही क्यों। तो महात्मा गांधी ने इन विचारों को अपने ढंग से समझाने की कोशिश की है, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझ पाए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नोट्स उपलब्ध होगा और कमेंट्स करके आप इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट, इन तीनों का एक समाप्त कर देते हैं, संक्षिप्त सारांश
आपको बता देते हैं, ताकि जो आप वीडियो पढ़े देखे हैं उससे आपको ये छोटा सा यादगार के रूप में आप उसकी देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके तहत बिना मुकदमा के किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था। जैसा कि आपने वीडियो में आपने देखा, इस सारी चीज़ों का मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन मैं इसे समअप करने जा रहा हूँ। बिना मुकदमा के किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। जगह जगह रैलियां और हड़तालें हुई। अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और इसके बाद तो हिंसा व्यापक रूप से भड़क उठा। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जनरल डायर ने कमान संभाली। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में जाना जाता है। अमृतसर में जालियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से सभा एवं बैसाखी का पर्व मना रहे थे। लोगों पर जनरल डायर अपनी सेना के साथ बिना चेतावनी दिए ही गोली चलवा दी। कई निर्दोष लोग मारे गए। बाग के अंदर भगदड़ सी मच गई, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस क्रूर हत्याकांड की खबर पूरे देश में फैल गई। जगह जगह प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो गई। इस अत्याचार ने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की भावना को और प्रबल कर दिया। महात्मा गांधी जी को रॉलेट एक्ट को हिंसा का कारण वापस लेना पड़ा। उधर मुस्लिम समाज ने खिलाफत आंदोलन जो जोर पकड़ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा ऑटोमन साम्राज्य, जो आज तुर्की कहा जाता है, वह खतरे में पड़ गया था। पूरे भारतीय मुसलमान खलीफा के समर्थन में खड़े हो गए। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आंदोलन का समर्थन किया। इस तरीके से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन को एक साथ जोड़ दिया। सितंबर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इस आंदोलन ने देश भर में आज़ादी की लहर पैदा कर दी। हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में उतर आए। बच्चों, ये हमने सारे चीज़ों का जो हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, उस सारे चीज़ों को हमने एक समअप कर दिया ताकि आपको आसानी होगी। उम्मीद है यह जो वीडियो है रॉलेट एक्ट, ये जालियांवाला बाग जो कांड हुआ और उसके बाद जो आपका हिंदू मुस्लिम जो एक खिलाफत मूवमेंट आंदोलन हुए, यह सब एक दूसरे से लिंक थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे बच्चों। और यह जो मूवमेंट हुआ और आगे जो बड़े बड़े मूवमेंट हुए, इस मूवमेंट में जो है देश को आज़ाद दिलाने में जो है पूरे जन आंदोलन को नॉन वायलेंस और ट्रुथ को समझने में समय तो जरूर लगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है यह आंदोलन जन आंदोलन बनता चला गया और महात्मा गांधी और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और देश आज़ादी का एक रास्ता प्रबल होता चला गया। बच्चों, नमस्कार।